तुम क्यों नहीं आई? सही बात था। तो मैं 4:30 घर आई थी, फिर मैं सो गई। ऐसा मत करो भाई। तुम्हारी वजह से क्लास हो ही नहीं पाई फिर ढंग से। तुम होती तो क्लास ढंग से हो जाती है। और ऐसा थोड़ी ना है। वहाँ सीरियसनेस रहती है क्लास में, कोई क्वेश्चन पूछता रहता मेरे, मुझे कोई गलती नहीं करने देता। राइट, लास्ट क्लास में हमने किया था। क्या किया था, याद आ रहा है कुछ? शौर्य। हम्म। राइट। एम्पियर सर्किटल लॉ। अब using Ampere's circuital law, we've also found the magnetic field due to a current carrying wire. And there are other derivations also, but of late they have been deleted from the CBSE and ISC syllabus. Like to derive formula for solenoid, to derive formula for toroid. But still, I'll be doing one. मैंने उसमें booklet में दिए हुए हैं derivation, but they are not part of the syllabus anymore. I'll just recap. If there's a current carrying wire, then we know that all around it there is magnetic field. So if we assume some imaginary path around it, तो किसी भी पॉइंट पर दिस इज द कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये है इमेजिनरी पाथ। इसका दूसरा नाम क्या है? राइट, इमेजिनरी पाथ इज कॉल्ड एम्पीरियन पाथ ऑल्सो। तो इस पॉइंट पे आई सपोज आई टेक सम एलिमेंट डीएल, यहाँ पे फील्ड निकाला, सो वी कैन फाइंड बी डॉट डीएल. And this B dot dl, dot product of B and E dl, we integrate over the entire imaginary path. This symbol is for closed path or loop, and this is always equal to product of mu naught and the current threading the path. मतलब इस loop के अंदर, इस path के अंदर जो current pass कर रहा है, that is I. ठीक है? दिव्शा, समित, कैमरा ऑन करो, कायशा। तो सबसे पहले सोलोनॉइड, आई वोंट बी डेराइविंग फार्मूला, बट क्योंकि वो सिलेबस में रहा ही नहीं अब। पर सोलेनॉइड के सेंटर पे और सोलेनॉइड के आउटसाइड वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पीयर सर्किटल लॉ. व्हाट इज अ सोलेनॉइड? मैं 10th क्लास में किया था. आर्टिफिशियल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट. अ coiled wire is called a solenoid. A coiled wire, conducting wire, is called a solenoid. These wires are they are laminated by some insulating material, enameled होते हैं ये. And there are number of turns, and this length is L. तो इसमें करंट एंटर कर रहा है यहाँ पे, और करंट वापस जा रहा है. तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? अ coiled wire or is called a solenoid. Current enters from one end and it comes out from the other end. और कैसा कोई टूर्नामेंट तो नहीं है अब स्विमिंग का, चैंपियनशिप? सर अभी सैटरडे संडे को थी, वो मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, उसके बाद तो फिजिक्स का ही है. हम्म। फिजिक्स का एग्जाम ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चैंपियनशिप है इस बार. ठीक है? अब पुराना सारा बैकलॉग करो खत्म. तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर, सो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. करंट ऐसे फ्लो करेगा. तो अगर किसी लूप को तुम फेस कर रहे हो और करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स अस. अगर हम किसी लूप को देखें और उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज करंट और काउंटर क्लॉकवाइज, तो फील्ड वुड बी ऑलवेज नॉर्थ. ये एरो सेम है, मतलब डॉट बनता है हमेशा. तो जब हम यहाँ पे खड़े हैं, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, फील्ड इज टुवर्ड्स अस. तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल बी लाइक दिस. तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है.
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टोटली डिफरेंट. लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो मालूम था क्या हो रहा था कि they always begin from a positive charge and terminate at negative charge, unlike magnetic field lines or magnetic lines of force. They appear to come from north of a bar magnet and enter into साउथ पोल, एंड दीज आर क्लोज लूप्स. इस तरह से क्लोज लूप बनते हैं हमेशा इसके. सो सोलेनॉइड में अगर हम करंट पास करें तो इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट. बार मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड इज लाइक टेम्पररी मैग्नेट. क्लोज लूप हो गया ना ये. इस सारे क्लोज लूप ऐसे होती हैं. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट. दे आर ऑल्सो सिमिलर टू दिस ओनली. ये भी ऐसे ही होता है. इट appears to enter from south pole and come out from the north pole. Field lines inside the bar magnet हमेशा south to north मूव करती हैं. Inside bar magnet field lines will be from south to north. Outside होगा हमेशा north to south. लिख लेना साइड में. Magnetic field lines always form closed loops. Magnetic field lines always form closed loops. These travel from north to south outside the bar magnet. These field lines travel north to south outside the bar magnet and south to north and south to north inside the bar magnet. तो ये परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्पररी मैग्नेट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोलोनाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, ये डायग्राम बना लेना इसका भी. जल्दी बनाओ. तो using Ampere circuit law, we can derive the formula for magnetic field inside a solenoid. The magnetic field at the center of a solenoid is always mu naught Ni. As you can see, solenoid के center में maximum field lines pass कर रही हैं, है ना? Through the center of solenoid, maximum field lines are passing. So it is mu naught Ni, and at the moment solenoid is air cooled. Air cooled का मतलब क्या हुआ? Inside the solenoid, we only have air or space, no material medium inside the solenoid. Air cooled, CORED. A coiled loop और coiled wire is called a solenoid. जैसे स्प्रिंग होता है ना, तो उसी तरह से सोलेनॉइड होती है. तो अगर हम सोलेनॉइड में करंट पास करें तो हर लूप में करंट पास होगी. एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो होगा क्या? ईच लूप विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. वी नो द फॉर्मूला. And there's so many turns, so many loops, so field और multiply हो जाएगा. So this solenoid on passing current through it will behave like a bar magnet. Field lines are very similar to a bar magnet. और सेंटर से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो उसका फॉर्मूला ये है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. लिख लेना ये. स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एल इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. एंड म्यू नॉट तुम्हें मालूम है क्या होता है. Mu naught is magnetic permeability of air of free space
and it is 4 pi into 10 to the power minus 7. शिव का क्या हुआ, आज तुम लेट हो गई? मैं स्कूल से आते हुए लेट हो गया। अच्छा। सो सेंटर ऑफ सोलेनॉइड पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, द फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर हम एंड ऑफ सोलेनॉइड पे फील्ड निकालें, या तुम ये भी याद कर सकते हो, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड फील्ड इज म्यू नॉट कैपिटल एन बाय एल। स्मॉल एन को तुम इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एल इज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। As you notice, some field lines which are passing through center, they're not passing through the end of the solenoid. So magnetic field at the end of solenoid is slightly less, but in fact half हो जाता है, 50% हो जाता है. It is half mu naught Ni. Magnetic field at the end वो generally practically half ही आता है, around 50% के आसपास होता है. तो this is the formula. और अगर we have m number of layers, like you have one solenoid, then on this solenoid you have another solenoid almost same radius, slightly more radius, जैसे कि मैंने अभी ये डायग्राम बनाया है, एक लेयर हो गई. then you have another layer over it, then you have another layer over it, because nowadays in factories we use large electromagnets in the form of, slightly बढ़ गया, number of turns वही है. सो इफ देर एम लेयर्स एंड हर लेयर दूसरे से इंसुलेटेड है, तो उस केस में फील्ड कितना हो जाएगा? फील्ड विल बिकम बी एट द सेंटर विल बिकम एम टाइम्स द फील्ड, अदरवाइज बी एट द एंड विल बी एम टाइम्स half mu naught ni. If there are m layers of solenoid, in that case this is the formula to be used. ठीक है. Sometimes in place of air or free space inside the solenoid, we insert some material, some magnetic material inside this. Suppose हमने सॉफ्ट आयरन की एक रॉड इंसर्ट कर दी, तो उस सिचुएशन में द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल चेंज. So if it's not air cooled, it's some medium, then in that case magnetic field will become mu r times of what is otherwise. Bm is when you have some magnetic material. B air means when there's air or space inside the solenoid. And what is mu r? Mu r is relative permeability of the medium, which is mu by mu naught. Relative permeability. Permeability का मतलब ये होता है कि how a material allows magnetic field lines to pass through it. That is magnetic permeability. क्या हुआ नंदिनी? बहुत लेट आया स्कूल से। अच्छा, मार्क्स मिल गए? हाँ, ऐसे। मार्क्स मिल गए. सुनाई कम देता है मार्क्स बोलते ही. हाँ। कितने? ऑन. ठीक है. क्या हुआ नंदिनी, कम सुनाई दे रहा अब? ठीक है मतलब ठीक है, अच्छा। कितने हैं?
तो 28 आए। 20 8। on 100. 40। 40, that's good, not bad. 70%। वो तो तब है जब तुमने इतनी सारी क्लास मिस की और इतना सारे टॉपिक्स तुमने नहीं किए थे। वो उसमें कोई डेरिवेशन, आपने मेरा पेपर भेजा था ना आपको मैक्सिमम। हाँ, अच्छा था पेपर। आजकल ऐसे पेपर आता है सीबीएसई का, टफ आता है। कोई भी डेरिवेशन नहीं थी, तो डेरिवेशन की चलो, गई। ठीक किया तुमने, आई एम हैप्पी। सो इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब हाउ वेल magnetic field lines will pass through a given medium। तो म्यू आर इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे कि हमने किया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एप्सिलन आर था, एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट। सिमिलरली वी हैव म्यू आर ऑल्सो। तो जैसे सॉफ्ट आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, स्टील है, उनका म्यू आर बहुत बड़ा होता है, 2000 3000 के आसपास होता है। दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। तो इफ यू इंसर्ट अ रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, तो उसका सोलेनोइड का फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। So in case you have some magnetic material inside it, field would increase. So these are the formulas for solenoid. असाइनमेंट है ये, हार्ड कॉपी किसी के बस? शौर्य लाया होगा पक्का। लाए हो तुम? ये नहीं मिला तुम्हें? ले लेना अभी। 102 करो। क्वेश्चन 102 ऑफ द असाइनमेंट, पेज नंबर 21। बहुत मस्ती चल रही है। और क्या। और उसका 97 करेंगे, 102 के बाद 97। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो तो फिर तो पढ़ाई हो गई। तो कुछ कहा था शुरू में ही। हाँ, उसका 97 करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, वरना वो बहुत पीछे रह जाएंगे सब। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, लिखो और ट्राई करो। कौन सा बताया मैंने? 102 ना? ये लो। जो भी क्वांटिटीज दी हैं सारी लिखो एक बार। लेंथ, रेडियस, आई डोंट थिंक रेडियस विल बी नीडेड, बट एंड व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन दे रखा है, कैपिटल ने रखा है, बिकॉज स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नो, इट्स नॉट स्मॉल एन। कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो डिसाइड करो तुम्हें क्या दे रखा है। कैपिटल एन दे रखा है, तो कैपिटल एन दे रखा है, इसका मतलब। कौन सा क्वेश्चन? 102। क्वेश्चन 102। समित, मार्क्स आ गए? यस सर। बताओ यार, तुम मार्क्स वगैरह आते तो बताते नहीं हो, तुम लोग शर्माते हो। सर 29 आया। 29 on 70। 40। ठीक है, बेटर देन लास्ट टाइम। मम्मी खुश है? नहीं सर, एमसीक्यू गलत हो गया। वो तुम्हारी, मैंने लिखा था लास्ट टाइम भी कि तुम्हारे हाँ एमसीक्यू ज्यादा सर, गलत होते देखा हैं। था मैंने। और जेई पेपर 1 में हम एमसीक्यू सही करने हैं। तो तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करो, एक्स्ट्रा एमसीक्यू करो। ठीक है सर। भाई, स्मॉल एन चाहिए ना तुम्हें, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, तो एन बाय एल निकाल लो और फिर सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें। तो वही रहती, बचपन से पहले थी। नहीं, अगर उसमें कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब उसने सेंटर पूछा है। नहीं, वो वाला फॉर्मूला फिर हम यूज नहीं करेंगे। दिखाओ, मैंने कुछ कौन सा क्वेश्चन दिया तुम्हें फिर? 102 में कहाँ है?
102 करना है तो स्मॉल एन निकाल लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको तो मीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मीटर में, पहले स्मॉल एन निकालो साइड से, एन निकालो स्मॉल एन, फिर सब्स्टिट्यूट करना फॉर्मूला में। अगर उन्होंने नंबर ऑफ लेयर्स तो दिया बी तो निकालना है मूर्ख। एन इज कैपिटल एन बाय स्मॉल एन, ये सारे फॉर्मूले लिखती क्यों नहीं हो तुम? ये एन है ना, जब एल को मीटर में कन्वर्ट कर लेना भाई। स्मॉल एन कितना आ रहा है 60? मैं तो डायरेक्ट ज्यादा नहीं आएगा, 500 टोटल टन्स है। सेंटीमीटर को फाइव मीटर में कन्वर्ट नहीं किया होगा तुम लोगों ने फिर? फिर दिया हुआ मीटर में ही है। अरे तो स्मॉल मीटर एन तो, मीटर में अच्छा मीटर में ही है, हाँ तो ज्यादा नहीं हो जाएगा वो, 1000 नहीं हो गया भाई? अगर आज 10 to the power 2, वो तो मीटर में दे रखा है ना, दिस नो नीड टू कन्वर्ट इट। वो 0.5 आर, जस्ट टू कंफ्यूज यू, आर का कोई यूज नहीं यहाँ पे, आर का कोई यूज नहीं था इसमें। अगर आधा मीटर में 500 टन है तो 1 मीटर में तो ज्यादा होंगे ना। n इज इक्वल टू 500/0.5, सो n वुड बी 1000। आई तुम्हें दे रखा है, आगे आंसर 97 कर लो उसके बाद। और मैथ्स में कितने हैं समित? पर मैथ्स का भी नहीं मिला। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम आओगे ना, एक मेरे से जेई की बुक लेना फिजिक्स की, एमसीक्यू करने के लिए। ठीक है सर। कौन सा? N10 नहीं होगा, सही कहा तुमने। जब तुम डेसिमल हटाओगी तो ऊपर 10 नहीं आएगा, तो 5000/5 कितना हुआ? तो बी कितना आ रहा दिव्या? बोलो, लाइट बंद करके बोलती है। फिर आपको आवाज नहीं आती। क्या? 6.28 into 10⁻³ कैमरा बंद करके क्यों बोलती हो? ताकि मैं पास आके बोल सकूं। अच्छा, n इज 1000, 10 to the power 3, आई कितना था? 5। तो टेन दिस इज 20 pi into 10 to the power - 4 टेस्ला, और 6.28, एक जीरो इधर लेते हैं, -3 टेस्ला, यही आ रहा है। 62.8 गॉस। अगर इसको तुम गॉस में कन्वर्ट करोगे तो टेस्ला को गॉस में, टेस्ला में छोड़ सकते हैं, ऐसा यूनिट टेस्ला है, तो उसको तुम टेस्ला में छोड़ो। यही आंसर। काव्या, कोई गलत तो नहीं है? तो मैंने क्वेश्चन की वैल्यूज ऊपर वाले क्वेश्चन से मिक्स कर दी थी। हाँ मेरे को वो एक बार चेक। हो जाता है कई बार बड़े बड़े शहरों में, यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट करो, 97 करो, क्वेश्चन 97। हम्म।
नावी का क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। ये तो सोचना है, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, टाइप मत करो। काव्या सुनाएगी। काव्या रीड करना क्वेश्चन। A solenoid 0.4 meter long has three layers of bindings of 1 मिनट। सोलोनॉइड 5.4 meter राइट, जो भी गिवन है उसको लिखते जाओ। length, आगे बोलो। has three layers of एम bindings इज 3। of 500 turns each. ओके, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो गया 500। Hmm. आगे। A 5 centimeter long wire of mass 2 gram lies inside the solenoid near its center and normal to its तो मैं axis. कैपिटल एल ले लेता हूँ। वो कितना है? 5 centimeter 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 of इंटू 10 mass पावर माइनस 2। 2 gram. मास दिया हुआ है। 2 gram. ओके, 2 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। 0.00. ये आ गया। आगे बोलो। Lies inside the solenoid near its center and normal to its axis. ओके। The wire is connected to a battery which gives it a current 4 ampere. Calculate the current through the solenoid which will balance the weights of this wire. राइट, कैलकुलेट द करंट इन द सोलोनॉइड ना। Yeah, which will balance the weights of the wire. नहीं नहीं, सोलोनॉइड का पूछा है ना उसने। हाँ, करंट इन द सोलोनॉइड आई एस ले लिया, दिस इज क्वेश्चन मार्क। वायर में जो करंट है मैंने स्मॉल आई ले लिया। एंड कितना दिया है वो? 4 एम्पियर। ठीक है। yeah. अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। सोलोनॉइड में जब करंट पास होगा तो सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, राइट। जब तुम सोलोनॉइड में करंट पास करोगे, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड में करंट पास किया हमने आई एस, और उसकी वजह से सोलोनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया प्रोड्यूस। लेकिन वो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम किसी वायर को थोड़ा रिकैप करो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है? इस वायर को, उस पर फोर्स लगता है। क्या था फोर्स का फॉर्मूला? अ करंट कैरिंग वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। कितना फोर्स होता है? बिल साइन थीटा। याद आ रहा है? वंस अपॉन ए टाइम। वो यही है। डायरेक्शन कैसे निकलती है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। तो अगर उस वायर को हम एक्सिस के पैरेलल रख दें तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। फोर्स विल बी 0। लेकिन उस क्वेश्चन में दे रखा है द वायर इज केप्ट ऑन द एक्सिस, बट क्या दे रखा है? पढ़ो दोबारा से काव्या। 90 degree normal. यस, मैं थोड़ा 3D व्यू बना रहा हूँ। ये मान लो एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। तो नॉर्मल मतलब जेड एक्स, एक्स के जेड एक्सिस परपेंडिकुलर वायर ऐसे रखा हुआ है, मतलब वायर जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। अगर अगर सोलोनाइड का एक्सिस एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला एक्सिस वाई है, तो जेड इसके परपेंडिकुलर हो गया, मतलब वायर ऐसे रखा हुआ है। तो थीटा कितना हो गया? ये एंगल 90 डिग्री है। तो अब क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा? बिल साइन 90। इसमें ये आई कौन सा है? ये आई होगा छोटा वाला, जिसमें वायर में करंट वाला आई होगा। और ये बेसिकली किसको बैलेंस करेगा? वायर के mg को बैलेंस करेगा। मतलब फोर्स ऑन द वायर वुड बी अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। बिल साइन थीटा वुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड बोथ विल बैलेंस। दिस इज द क्वेश्चन। अब कर लो। सिमिलर क्वेश्चन ने किया भी था पहले भी, कि वायर इज सेल्फ सपोर्टिंग। अगर मान लो कोई वायर है वो सेल्फ सपोर्टिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? वो अपना वेट इस बिल
वाले फोर्स से बैलेंस कर रहा है। ये फोर्स है बिल साइन 90। दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लो क्वेश्चन। बी का फॉर्मूला में ऑलरेडी मालूम है क्या होता है। डायग्राम बना लो अच्छे से, बहुत जोर से मिलेंगे। भाई तुमने डायग्राम से समझा दिया कि तुम्हें समझ में आ चुका है क्वेश्चन। वायर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये वाला एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में। वो तो सोलेनोइड वाला है ना। हाँ वो नहीं, तो निकालना है, वही तो निकालना है। अगर फील्ड सपोज ऐसे होता, कैन यू टेल मी कि करंट किधर होना चाहिए ताकि फोर्स ऊपर हो। मतलब इस वायर में करंट किधर होना चाहिए, इधर या इधर, ताकि फोर्स ऊपर लगे। सर लेंथ ऑफ द वायर एफ का बी, कोई हाँ यूज है? एफ बी आई लगाओगे ना। लेंथ ऑफ द वायर इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करो। तो इस बिल में ये वाला एल लेंथ ऑफ द वायर आएगा। अच्छा लेट मी, अच्छा एक और क्वेश्चन था मेरा कि अगर फोर्स बिल साइन थीटा ऊपर की तरफ है, बी ऐसे, तो करंट वायर में कहाँ होनी चाहिए। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ वायर को। करंट पी से क्यू होगा या क्यू से पी होगा, बताना जरा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताओ। यू नो, बी पता है हमें, एफ पता है ऊपर की तरफ है, तो करंट पी से क्यू होगा या क्यू से पी होगा। Q से एफ P। बी आई एफ। यू से पी होगा सर। हाँ तो एफ ये हो गया ऊपर, इसको ऐसे करो, बी ऐसे करो। नहीं नहीं, एल बी क्यू टू पी। एफ ऊपर की तरफ, बी है, क्यू उधर है ना, तो क्यू से पी तो आ गया। हुआ तो पता लगा। देखो लेफ्ट हैंड रूल ना, एफ ऊपर की तरफ है, एफ थंब ऊपर की तरफ, ये बी है, तो करंट क्या हुआ, बाहर की तरफ हुआ। बाहर का मतलब क्यू से पी की तरफ, मतलब अलोंग पॉजिटिव, आउटवर्ड हुआ ना करंट। एफ ऊपर की तरफ, बी है, आई तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, तो क्यू टू पी द करंट विल बी। तो थोड़ा अगर वे डायरेक्शन पूछते थोड़ा टफ हो जाता फिर ये। हाँ तो फोर्स पे देखना पड़ेगा ना। दैट इज राइट, मतलब करंट या तो पी से क्यू या क्यू से पी होगा, तो क्यू टू पी होगा फिर। ठीक है, अब कर लो सॉल्व इसको। तो एम जी विल बैलेंस बिल साइन 90 इज इक्वल टू एम जी। बी कैसे निकलेगा, म्यू नॉट एन आई एस। आई वायर हमें दे रखा है, वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेंथ ऑफ वायर भी दे रखा है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कर लो एम जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें। लेकिन इसमें एक चीज मैं भूल गया, नंबर ऑफ लेयर्स भी हैं, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेयर्स। तो इस एम को कैपिटल एम ले लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो नंबर ऑफ लेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो सारी। हो गया। ये तो आईएसओ निकालना ही है, ये निकालना है, अननोन है ये। आई एस ही, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने पड़ेंगे तुम्हें। स्मॉल एन के लिए तुम करोगे कैपिटल एन डिवाइड बाय द लेंथ, तो 500/0.4 करोगे। निकाल लो और इसको अलग से ना। स्मॉल एन इज 500/0.4।
ये 5, ये क्यों किया? ये तो 0.4 था सोलेनॉइड की लेंथ। सोलेनॉइड की लेंथ तो 0.4 है। नहीं, सही लिखा है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 0.4। ये पॉइंट, ये ओनली 0.4। स्मॉल, ये क्या किया, इसका क्या किया तुमने, एन का, स्मॉल एन का? हाँ, नहीं नहीं, तो फिर वो गलती 0.4 था वो। देखो क्वेश्चन है, 0.4 मीटर है वो। तो 1250 आएगा। स्मॉल एन आ रहा है 1250। नहीं, स्मॉल एन इज 1250। M3 था। मी नॉट सबको मालूम है। स्मॉल एम, एन हो गया 500/0.4। IS फाइंड करना है। छोटू आई कितना है? 4। लेंथ ऑफ द वायर इज 5 × 10⁻², इक्वल टू mg। मास था 2 × 10⁻³ g is 9.8। mg, अरे चेक करो आंसर पीछे। सृष्टि आ गया, दिवशा आ गया, चेक हो गया कितना था? 20.8. 20.8 एम्पियर। Yes. ओके, करो पूरा करो, इसको छोड़ना नहीं। नहीं नहीं, इनका गलत आ रहा है, गलत बता रहे हैं ये लोग। अपना करो तुम। नहीं, सर कोई बात नहीं। ये बहुत कम दे रखा है। हाँ, पीछे बहुत छोटी वैल्यू है आई की, 20 दे रखी है। अच्छा, ये 5000 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा। 10⁻³ -3 -2। 12π × 5 × 10⁻³ IS × 5 is equal to 19.6। 25 IS आ गया 19.6। 10⁻³ ऊपर आ जाएगा। 12π तो इंटू, 0.020। क्या बात कर रही हो, इतना कम नहीं आएगा। सर आ गया आंसर। हम्म, फिर वही 1000 को माइनस 25 से 3 से काटा। मल्टीप्लाई करके 20.8। हम्म, 196/3π, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। 196/3π आ रहा है। 196/3π, पाई इज 3.14, सो 9.42। तो 20 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना? कितना? 20.7 आ रहा है। 20.7। 20, तुम खा गई कुछ? एक 5 तुमने खा गई। स्कूल से सीधा आ रही हो ना, भूख लग रही है। एक 5 खा चुकी हो, मुझे मालूम है। वी का फॉर्मूला ये था। और वी की IL भी तो लिखोगे बी के बाद। तो तुमने किया ही नहीं। VIL कहाँ गया तुम्हारा? तुमने बी को mg से इक्वेट कर दिया। दिखाओ। ठीक है, मम्मी इसको बताए तुम जा रही हो। ठीक है, mg था ना, तो m कहाँ गया? उसका मास तुमने लिखा ही नहीं। लेफ्ट साइड में जो m था ना, स्मॉल m, वो नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी लग रहा था। एंड देन अनदर एप्लीकेशन वाज कि अगर
फील्ड में एक वायर रखा हुआ है, तो उस पे लॉरेंज फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा एंड द डायरेक्शन थिंग ऑल्सो। हालांकि डायरेक्शन उन्होंने पूछा नहीं था, बट हमने कर लिया। तो शिविका सोलेनोइड समझ में आ गया? कायशा? Yes, sir. नंदिनी? कहाँ गायब हो गई है? यस सर। मम्मी खुश है तुम्हारे मार्क्स ठीक ठीक आ गए अब तो? हाँ सर, कह रही ठीक है। हम्म। कैसे आ सकता है? इसको एमजी से इक्वेट करना था, और फिर बी। बी अच्छा तुमने क्या निकाला पहले? तो एमजी से इक्वेट नहीं किया इसको, एफ को। एफ एम जी है ना। एम जी विल साइन थीटा जो फोर्स था, ये वायर के वेट को बैलेंस कर रहा है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। ये तो मेन चीज तो यही थी कि द वायर इज सेल्फ सपोर्टिंग। मतलब वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो वायर के वेट को सपोर्ट कर रहा है। एक और क्वेश्चन करो। 170। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था 97 एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन था 170। इस क्वेश्चन करने से तुम्हारे डायरेक्शन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। मैं इसमें सिर्फ एक चीज बताता हूँ 11th क्लास की, कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई मास रखा हुआ होता है, तो हम तीन फोर्सेस शो करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स होता है एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी को रिजॉल्व कर देता है दो कंपोनेंट में, ये होता है एम जी कॉस थीटा। दिस विल हेल्प यू। इफ there's a mass placed on inclined plane, it will experience three forces: mg sin theta, mg cos theta, and normal reaction. इंक्लाइन प्लेन है, वायर उस पे है, उसमें करंट पास हो रही है। पी वाला एंड हमारी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। अच्छा सा डायग्राम बनाना बड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। ये वायर है, और वायर का मास हमें मालूम है एम। तो ये फोर्स एम जी साइन थीटा होगा, ये फोर्स एम जी कॉस थीटा होगा, जो कि किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन को। अब लेकिन एम जी साइन थीटा स्लोप डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, बड़ा सा डायग्राम बनाओ। तो ये एम जी साइन थीटा इस वायर को नीचे स्लाइड करेगा। तो हमें एम जी साइन थीटा को बैलेंस करना है, तुम्हारा फोर्स इस साइड में कहीं लगना चाहिए। कौन सा फोर्स? बिल साइन थीटा वाला। तो अब तुम्हें डिसाइड, पहले करंट का डायरेक्शन डिसाइड करो कि करंट किधर होनी चाहिए। पी से क्यू होनी चाहिए, क्यू से पी होनी चाहिए, ताकि फोर्स
हमें एम जी साइन थीटा को बैलेंस करना है, तो जो बिल है ना वो इस साइड में कहीं लगना चाहिए। या तो ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे, इधर नहीं हो सकता। अगर बिल इधर हुआ तो वो दोनों स्लाइड करेंगे। तो डिसाइड कि फोर्स कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम कौन सा हैंड यूज करोगे? फ्लेमिंग्स कर लो। फिर P2 क्यों होगा ना फिर तो। तो बनाओ ना, हाथ को थोड़ा एक्सरसाइज करो, हाथ की फिंगर्स की एक्सरसाइज करो, अ- घुमाओ। अगर एफ एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा तो एफ और बी के बीच में एंगल कुछ अलग नहीं हो अरे जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऑपोजिट ना उसका कंपोनेंट बैलेंस कर जाए। ओह। मतलब इस साइड में होना चाहिए एफ। बिल साइन थीटा कहीं ना कहीं इधर एक्ट करेगा। तो बी, बी तुम्हें मालूम है, बी की तरफ अब वो कर लो। एफ, दो ही तो ऑप्शन है हमारे पास, या तो करंट अंदर की तरफ है वायर में, या तो करंट अंदर की तरफ है, या करंट बाहर की तरफ है ना? तो मानो अगर करंट बाहर की तरफ है, जरा ऐसे देखो, अगर करंट बाहर है तो फोर्स किधर आ गया? और क्या, बी ऊपर है ना। तो मतलब करंट अगर मैंने बाहर ले ली तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स उसको ऐड करेगा एमिशन। इसका मतलब, हाँ, दैट मीन्स करंट हैज टू बी इनवर्ड। तो एफ बी, बी ऊपर की तरफ हो, ये है सिचुएशन। देखो एफ बी एंड आई, देखो समझ में आ गया सबको? एफ बी एंड आई, तो करंट बेसिकली ऐसे होगी। क्रॉस लगा दिया मैंने। डायरेक्शन क्लियर हो गया? डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन मिल गया, फोर्स का डायरेक्शन लगा दो। किधर हुआ फोर्स का डायरेक्शन बताओ? लेफ्ट हैंड। एफ, एफ का है, हाँ बी किधर है? बी ये है, एंड आई इज दिस, दिस इज द थंब, ये आएगा। अरे उसको ऐसे रखो ना, तुम तो फुटबॉल खेलती हो। ये तुम्हारा, हाँ एफ, एफ इधर आ गया, बी ऊपर की तरफ हो गया, आई इनवर्ड हो गया, तो उसमें एरो किधर लगेगा फोर्स का? सबको पता लग गया ना फोर्स का एरो कहाँ आएगा? ये आ गया बिल, बिल साइन 90 होगा। साइन 90 क्यों होगा बताना जरा मुझे? वाई इट इज साइन 90? बिकॉज करंट इनवर्ड है, फील्ड ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब एफ एग्जैक्टली एम जी सेंथी को बैलेंस नहीं करेगा, लेकिन हमें एफ का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। क्या बोलते हैं इस एंगल को? कोइंसिडेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब जब तुम कंपोनेंट लेते हो तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट थीटा के साथ कौन सा होता है शौर्य? थीटा के साथ वाला कॉस, और दूसरा हमेशा साइन। तो इस एफ का कंपोनेंट थीटा के साथ वाला ये आएगा, एफ कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू बेसिकली बैलेंस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और एफ तुम्हें मालूम है कितना है? बिल साइन 90 कर लो अब। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें अब समझ में आ चुका है। अगली चैप्टर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आने वाला है। इंड्यूस करंट वाला, एमबीआई, मोशन फील्ड करंट। करो, फर्दर सॉल्व कर लो उसको। हम्म, क्यों? आई नहीं निकालना है? कुछ तो पूछा उसने। हाँ, तो मैग्नेटिक करंट कितना हो गया? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा किया। एफ में क्या आएगा? बिल साइन 90, कॉस को उधर ले जाओ, एम जी टैन थीटा हो गया।
फिर आई निकालना था शायद मेरे ख्याल से। आई हो जाएगा mg tan थीटा ओवर bl। ये आ गया। अगर वैल्यूज दे रखी है तो सॉल्व भी कर सकते हो फर्दर। क्लियर है ये सृष्टि? उन्होंने पीछे डायरेक्शन P2Q दिया है। दिखाना डायग्राम। हाँ P2Q तो है इनवर्ट, सही तो है। वो तो क्रॉस किया हमने। ये है ना। तो P2Q तो वही इनवर्ट, यहाँ अगर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ तो करंट ऐसी तो हो गई। क्या हुआ? इट इज P2Q ओनली। जब हम देख रहे हैं, हम तो मैं क्रॉस का मतलब हमसे दूर जा रहा है ना वो। क्रॉस का मतलब इट इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। डॉट का मतलब इट्स कमिंग टुवर्ड्स अस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक कंडक्टर। अगेन दिस डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, बट हम इसको कर रहे हैं बिकॉज इस पे कंसेप्चुअल आते हैं, और जेई पेपर में तो आएगा ही अगर इन केस यू राइटिंग दैट। सपोज कोई थिक कंडक्टर है। वो थिन कंडक्टर में हमने देखा था कि थिन कंडक्टर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर हमेशा जीरो होता है, ठीक है। if there's thin conductor, on the surface of the conductor field is always zero because of the current. But now we have a thick conductor जिसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और इसमें करंट आई पास कर रहा है। And there's a point P where we are interested to find magnetic field, and this point P is at a distance small r from the axis of the wire. This is a thick conductor. हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है। तो मैं इसका टॉप व्यू भी बना रहा हूं। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? कंडक्टर, पॉइंट पी यहाँ पे नजर आएगा, और करंट बेसिकली डॉट, मेरे को करंट बाहर की तरफ आ रही है। दिस इज अ टॉप व्यू। तो द फर्स्ट कंडीशन टू यूज एम्पियर सर्किट लॉ क्या था? वी हैव टू हैव क्लोज्ड पाथ, है ना। वी हैव टू हैव एम्पियरन पाथ। विल ड्रॉ एन एम्पियरन पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। So we draw a circle of radius r, छोटा r. This is Amperian path. जिस तरह गॉसेस लॉ में हमें क्लोज्ड एंड थ्री डायमेंशनल सरफेस चाहिए होता था, तो सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ में वी नीड एम्पिरियन पाथ। इस एम्पिरियन पाथ में ये कितना करंट पास करेगा हम वो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे? पूरे थिक कंडक्टर के एरिया से, इतना एरिया है कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना करंट पास कर रहा है अभी? आई थ्रू पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर थिक कंडक्टर आई करंट पासेस। तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास करेगा? आई बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो मैंने शेड किया है पोर्शन, उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है पाई छोटा आर स्क्वायर। इससे कितना करंट पास करेगा? विल बी आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर।
सो दिस इज द करंट जो हम एम्पियर सर्किट लॉ में यूज करने वाले हैं। बिकॉज जब थिक कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, वो पूरा करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे एरिया में। नाउ इफ आई टेक सम लेंथ dl ओवर हियर, या मैंने p पे dl ले लिया, ये हमारा एम्पियर पाथ है, यहाँ पे मैंने एक dl कंसिडर कर लिया। इस dl पे कैन यू टेल मी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इस पॉइंट p पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? कौन सा लॉ यूज करोगे? वायर कैरीज करंट I, राइट हैंड थंब रूल। तो करंट इज आउटवर्ड, तो p पे फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं, तो p पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? टेंजेंशियल। ठीक है, तो dl और b दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा हर जगह, because due to a wire, magnetic field around it has circular symmetry. If you draw a circle around a wire, then field is tangential to it. अगर कोई वायर है जिसमें करंट I पास कर रही है और जैसे पाथ, तो उस पूरे पाथ में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट होता है फील्ड के, पाथ के। तो नाउ लेट्स यूज एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ सेज दैट लाइन इंटीग्रल of magnetic field equal to mu naught into the current threading the path। इस एम्पियर पाथ के अंदर करंट है स्मॉल आई, बिकॉज ये जो एरिया है, पाथ है, ये पूरे वायर को एनक्लोज थोड़ी कर रहा है, थोड़े से पार्ट को एनक्लोज कर रहा है, तो उतना ही करंट हमें लेना पड़ेगा। So now we are using ampere circuital law, B dot dl over a ampere in path equal to mu naught I, and this small I is not equal to capital I। तो बी और डीएल में कितना एंगल है? इसको ओपन कर दो, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। डीएल एंड बी पूरे पाथ में पैरेलल है। आई कितना है? आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बी विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्फ थ्रू आउट द पाथ। तो बी को हम फॉर्मूले से बाहर निकाल लेते हैं। वन का इंटीग्रेशन डीएल का एल हो जाएगा। एल क्या है यहाँ पे? एम्पीरियन पाथ का लेंथ, लेंथ ऑफ एम्पीरियन पाथ। जिस तरह से गॉसेस लॉ में इंटीग्रेट करने पे एस क्या आता था हमेशा? गॉसियन सरफेस का एरिया। उसी तरह से यहाँ पे एल होगा एम्पीरियन पाथ का लेंथ। एम्पीरियन पाथ की लेंथ कितनी होगी? इसका सरकमफ्रेंस कितना है? दिस वुड बी 2 पाई स्मॉल आर। तो एल वुड बी 2 पाई स्मॉल आर। एक आर कट जाएगा फिर, तो बी का फॉर्मूला तो मिल गया। इसको एक बार ढंग से देख लो। तो अगर कोई थिक कंडक्टर होगा तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और द मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब इनसाइड अ थिक कंडक्टर फील्ड एग्जिस्ट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द वायर। ये था इनसाइड द थिक कंडक्टर। इनसाइड द थिक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम ग्राफ बनाएं, ये सपोज डिस्टेंस है आर, ये है मैग्नेटिक फील्ड, बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ऐसे बनेगा।
आर इक्वल टू आर तक फील्ड बढ़ता जाएगा। मतलब एक्सिस पे फील्ड जीरो होगा, और जैसे जैसे हम वायर की सरफेस पे आएंगे फील्ड विल बी स्ट्रोंगर, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। दैट इज, ये फॉर्मूला कब होल्ड करेगा? व्हेन आर इज लेस और इक्वल टू कैपिटल आर। लेकिन अगर हमें आउटसाइड निकालना है तो क्या होगा? ये तो इनसाइड वाला था। अगर मान लो पॉइंट पी इज आउटसाइड, तो हम एम्पिरियन पाथ यहां पे बनाएंगे फिर, है ना, आउटसाइड द वायर। और चेंज क्या होगा? इस स्मॉल आई की जगह कैपिटल आई आ जाएगा, बिकॉज इस बड़े पाथ के अंदर पूरा का पूरा कंडक्टर है। द एंटायर कंडक्टर इज इनसाइड द बिगर एम्पियरन पाथ, तो स्मॉल आई नहीं आएगा, कैपिटल आई आ जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, यहाँ पे कैपिटल आई आ जाएगा। तो ये आएगा बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, it will be 2 pi r, and as you see आउटसाइड का जो फॉर्मूला है इट इज द सेम एज थिक कंडक्टर, थिन कंडक्टर। थिन कंडक्टर का भी ये फॉर्मूला था। तो दिस इज व्हेन आर इज ग्रेटर इक्वल टू आर। तो दिस इज फॉर आउटसाइड एंड दिस इज फॉर इनसाइड द थिक कंडक्टर। इसको एक बार गो थ्रू कर लो दोबारा से। ऑल राइट नाविका, टेक केयर। तो आउटसाइड में क्या हो रहा है जरा देखो। आउटसाइड द कंडक्टर, if you notice, field is proportional to 1 by r. Outside the conductor, field is proportional to 1 by r. तो 1 by r मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है? इट विल गो लाइक दिस। तो आउटसाइड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, इनसाइड इट इज प्रोपोर्शनल टू r। मतलब सरफेस पे मैक्सिमम फील्ड होता है। थिक कंडक्टर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो तुमने नॉर्मल वायर देखा होगा, इलेक्ट्रिकल वायर का भी देखा कि बहुत, यू हैव ए थिक कंडक्टर, बट रादर देन हैविंग ए थिक कंडक्टर बहुत सारे पतले पतले वायर्स होते हैं इंसुलेटेड, उनको ट्विस्ट करके सिंगल वायर बनाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि सिंस थिक कंडक्टर में करंट इज फ्लोइंग ऑन द आउटर सरफेस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो आउटर सरफेस पे फ्लो करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज फील्ड सबसे ज्यादा सरफेस पर है। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। In a thick conductor, electrons will travel on the surface of the conductor. ऐसा नहीं कि हाथ लगा के देखना कभी नंदिनी, वायर में हाथ लगा के मत टच करके मत देख लेना नेकेड वायर में कहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो उसका रीजन, उससे क्या होगा? मैक्सिमम करंट विल बी ऑन द सरफेस। इसीलिए रादर देन यूजिंग अ थिक कंडक्टर वी प्रेफर टू यूज large number of thin conductors twisted together which are enameled, मतलब they are insulated from each other। तो इसका रीजन यही होता है। थिक कंडक्टर में there is skin effect, electrons are on the surface, we don't want that, so we use thin wires twisted together।
स्किन इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स थिक कंडक्टर के सरफेस पे ट्रैवल करते हैं, इनसाइड नहीं करते हैं। तो मतलब जो हमने लिया था करंट यूनिफॉर्म है, वो नहीं होता जनरली। ये हमने आइडियल सिचुएशन ली थी, करंट हर जगह फ्लो कर रही है, मैक्सिमम करंट सरफेस पे होगी। उसमें होगा ना, तो थिक कंडक्टर का तुम्हें वायर लेना है, तो टेक लार्ज नंबर ऑफ थिन कंडक्टर्स एंड ट्विस्ट देम टुगेदर, ये होता है, ताकि स्किन इफेक्ट रूल आउट हो जाएगा फिर। एंड देन यू हैव लास्ट अ टोरॉइड, वो भी सिलेबस से हट चुका है बट कुछ आ सकता है, इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। टोरॉइड और रोलन रिंग हमने अभी पढ़ा था, सोलेनॉइड, कॉइल्ड वायर, ठीक है। अगर इस कॉइल्ड वायर को घुमा के तुम एक सर्कुलर शेप दे दो तो क्या होगा? तुम मोबाइल में क्या कर रही हो बाय द वे? अच्छा, मम्मा को टेंशन हो गई कि लड़के ने कुछ नहीं खाया आज। बोल देना जंक खा लिया नीचे से, पेप्सी पी ली। तो अगर एक सोलेनॉइड को टर्न करके तुम इसको ये शेप दे दोगे, तो दिस इज कॉल्ड टोरॉइड, and you pass current through it, so then magnetic field would be inside the toroid. ये सपोज का रेडियस कैपिटल आर है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो फील्ड वुड एग्जिस्ट इनसाइड द toroid, and this field will be mu naught ni by 2 pi r. I is the current, n is number of turns, 2 pi r होगा इसका लेंथ। देखा जाए तो वही फॉर्मूला है जो कि सोलेनोइड में यूज किया था तुमने। बी ये हो गया ना, म्यू नॉट एन बाय 2 pi r into I, तो दिस इज नथिंग बट स्मॉल एन, बिकॉज लेंथ ऑफ द टोरॉइड एल तो हो गया बेसिकली, 2 pi r इज सर्कमफ्रेंस। देखा है तो इससे फॉर्मूला ऑफ सोलेनॉइड ओनली। आउटसाइड फील्ड जीरो होगा, यहां भी फील्ड जीरो होगा, सिर्फ फील्ड जो भी एग्जिस्ट करेगा वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। स्मॉल एन, एन कैपिटल बाय 2 pi r, बिकॉज इन ए वे देखा जाए तो अगर इसको हम ओपन कर दें तो एल 2 pi r ही तो हो गया, तो ये टोरॉइड था। अब अगली क्लास में मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला सब टॉपिक हमें करना है, बहुत छोटा सा, वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, और फिर ईएमआई से शुरू करेंगे। दिस फ्राइडे दिस नो क्लास, ठीक है। फ्राइडे तुम पढ़ लेना, क्वेश्चंस कर लेना, असाइनमेंट, बैठ जाना इसी टाइम में 4 से 5:30, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चंस। सर हाँ, सर सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा रुक रही हूँ या मैं जल्दी आऊँ, कैसे करूँ? सैटरडे को, संडे को सर, संडे को तुम रुक जाना ना, कितने बजे तक? 12:45 तक, 2:45 तक, ओके, ठीक है। असाइनमेंट लेके आना सारे, Thank you, sir. एंडिंग द क्लास। थैंक यू थैंक यू सर।